यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है नो फ्लो कंडीशन के लिए, ठीक है। क्या देख रहे हो आप कि पानी जो है यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड आउट द इफेक्टिव स्ट्रेस एट द पॉइंट सी पे, हमें वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैंने आपको जो भी रूल बताया ना, उन रूल को आप सामने लो और फिर देखो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात, अगर जब मैं सबसे पहले बात करूँ ए पॉइंट के लिए, फिर बात करूंगा बी पॉइंट के लिए, फिर बात करूंगा सी पॉइंट के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी ए पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए, 3 पॉइंट है ना हमारे पास, दैट इज द ए, सी यहाँ पे दिख रहा है, बी यहाँ पे है, ठीक है। हाइट आपको पता है कि जो सॉइल की हाइट है वो h है और जो हमारी वाटर की हाइट है वो कितनी है, h1 है। क्लियर हो गया। और उल्टा ट्रायंगल क्या शो कर रहा है हमको, वाटर टेबल कहां पर है। क्लियर हो गया। ए बी सी यहाँ पे हो गया। सेकंड ऑफ ऑल हमें डेटम, सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ता है, डेटम हेड फाइंड आउट करना पड़ता है। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, प्रेशर हेड फाइंड आउट करना पड़ता है। क्यों फाइंड आउट करना पड़ता है, ताकि हमें टोटल हेड मिल जाए। क्लियर हो गया इतना। तो सबसे पहला रूल क्या था हमारा कि जब हम सबसे पहले हमको प्रेशर हेड फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेटम हेड तो आप डायरेक्टली, अच्छा डेटम हेड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एक डेटम हेड अज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लो कि डेटम जो है हमने यहाँ पे बी पॉइंट पे अज्यूम कर लिया है, ठीक है। मान लो इसको हमने डेटम अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो डेटम हेड क्या हो जाएगा ए पॉइंट का, जो कि क्या है डेटम से ऊपर को है। ए पॉइंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए पॉइंट है, दिस इज द ए पॉइंट, यहां पे हमने ए पॉइंट मान लिया। बी पॉइंट क्या हो गया, डेटम पे ही हमारा बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट का डेटम हेड क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एच, एच के बराबर होगा ना। और ये साइन किस पे होगा, पॉजिटिव पे होगा। क्यों, क्योंकि डेटम हमारा नीचे है और हमारा जो पॉइंट ए है वो डेटम से ऊपर है। कितना ऊपर है वो, एच ऊपर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस एच, ठीक है। अब प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, जब माइनस होगा तो सिर्फ माइनस लिखना है, प्लस की जगह पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब बी पॉइंट को देखते हैं। बी पॉइंट का डेटम हेड क्या हो जाएगा, डेफिनेटली 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डेटम भी बी पॉइंट पे है, ठीक है। ये अज्यूम किया हुआ है हमने, ठीक है। सी का हमारा डेटम क्या हो जाएगा, सी का हमारा डेटम हेड हो जाएगा एच माइनस, यहाँ पे हम इसको अगर जेड मान ले तो यहाँ पे डेटम की हेड कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू एच माइनस जेड, ठीक है। तो हम सी पॉइंट का जो डेटम हेड पता करना है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एच माइनस जेड। समझ में आया डेटम हेड किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब प्रेशर हेड फाइंड आउट करने के लिए पीजोमीटर लगाओ। अगर जो इस सेक्शन के लिए मैंने अगर जो पीजोमीटर लगाया है तो बताओ पानी कहां तक रेज करेगा, क्या वो रेज यहां तक करेगा, क्या वो रेज यहां तक करेगा, या फिर वो रेज इसके टॉप तक करेगा, नहीं, कहां तक करेगा, जहां तक एंट्री का जहां पे एंट्री का क्या है, उल्टा ट्रायंगल है। जो भी एंट्री का पॉइंट है हमारा, एंट्री का, एंट्री वाला हमको उल्टा ट्रायंगल देखना है। तो जहां पे भी हमारा ये होगा, इसी के बिल्कुल बराबर में हमारे पास क्या होगा, इसका प्रेशर हेड होगा। और वो कितनी वैल्यू है, पॉइंट ए से लेकर हमारी टॉप स्ट्रीम तक कितना है, h1 है। तो यहाँ पे प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h1 आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना आपको, जो मैंने रूल बुक में दिखाया है कि एंट्री साइड वाला आपको ट्रायंगल देखना है, एग्जिट वाला ट्रायंगल देखना है। लेकिन ये कंडीशन कौन सी है, नो फ्लो कंडीशन है, राइट। तो बी के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या यहाँ पे कोई भी पानी फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे पानी भी फ्लो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी हेड लॉस होगा, नहीं होगा। तो जब पानी ही फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम हाइट पे है, तभी तो पानी फ्लो नहीं कर रहा है, तभी तो नो फ्लो कंडीशन है। अगर जो ये इन दोनों का कुछ ना कुछ हेड लॉस रहता तो पानी हमारा फ्लो करता। तो इस केस में जो हमारा बी का होगा वो भी कहां पे होगा, वो भी हमारा इसी पॉइंट पे होगा। क्यों, क्योंकि पानी ही नहीं फ्लो कर रहा है। तो एंट्री और एग्जिट दोनों का प्रेशर हेड क्या होगा, सेम होगा। वो कितना हो जाएगा, ये वाला हाइट कितनी है, प्रेशर हेड कितना हो जाएगा, डेटम से जो हमारी हाइट होगी क्या होगी, दैट इज h प्लस h1। डेटम से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बी पॉइंट का है, डेटम में है। तो ये पूरी हाइट कितनी होगी, h प्लस h1। तो आई कैन राइट h प्लस h1 विल बी द प्रेशर हेड, ठीक है। अब सी का प्रेशर हेड फाइंड आउट करना है, तो बताओ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, कहां तक होगा, यहां तक होगा, कहां तक होगा, यहां तक होगा, कहां तक होगा ये डेटम। तो यहां पे अगर जो मुझे सी पॉइंट का मुझे प्रेशर हेड फाइंड आउट करना है तो सी का भी कहां पे होगा, सेम ही हाइट पे होगा, क्योंकि पानी ही फ्लो कर रहा है। जब बी का हमारा यहाँ पे है तो सी का भी सेम ही लेवल पे होगा। सी का भी कौन सा चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सी का होगा h प्लस z1। तो आई कैन राइट कि h प्लस z जो है हमारे पास क्या हो गया, प्रेशर हेड हो गया। किसके लिए, सी के लिए। कौन सा कंडीशन है, नो फ्लो कंडीशन है। अगर ये फ्लोइंग कंडीशन होता तो प्रेशर हेड आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बताओ यस या नो, यस या फिर नो, नहीं निकाल सकते। हमारे को उसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, टोटल हेड फाइंड आउट करना पड़ता है। तो टोटल हेड क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इन दोनों को प्लस कर दो, हमारे पास टोटल हेड आ जाएगा। तो h1 प्लस h जो है हमारे पास टोटल हेड हो गया। इन दोनों का क्या हो जाएगा, दैट इज h प्लस h1 जो है हमारे पास टोटल हेड हो जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से हमारा z से लेकर z कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, h प्लस h1, ठीक है। h प्लस h1 क्या है हमारे पास, इट विल बी द टोटल हेड ऑफ द पॉइंट C। समझ में आया ये पॉइंट किस तरह से आया, बस आपको प्लस माइनस करना है। तो इजीली ये जो टेबल है आपको हमेशा ड्रॉ करना है, जितने भी पॉइंट्स देंगे सारे पॉइंट्स लिखने हैं, डेटा में हेड निकालना है, प्रेशर हेड निकालना है, टोटल हेड निकालना है। ये नो फ्लो कंडीशन में है, क्लियर हो गया। एक तो हमारा पहला टेबल कौन सा हो गया, हमारे पास टोटल हेड आ गया। अब टोटल हेड आ गया है, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको देखो प्रेशर हेड हमने फाइंड आउट कर दिया। प्रेशर हेड हमने क्यों फाइंड आउट किया, यहाँ पे प्रेशर हेड से हमें क्या मिलेगा, देखो इफेक्टिव स्ट्रेस जो भी हमारा टोटल स्ट्रेस होगा, साथ में यू क्या होता है, प्रेशर हेड इनटू दी
गामा डब्ल्यू। तो इससे डायरेक्टली हमारे पास पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जो भी हमारा टोटल स्ट्रेस है उससे अगर जो मैं पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर दूं तो इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो पॉइंट ए के ऊपर बताओ टोटल स्ट्रेस क्या होगा। टोटल स्ट्रेस क्या बताया था मैंने, जो भी पॉइंट देखोगे उसके ऊपर का जो भी रहेगा वही हमारे पास टोटल स्ट्रेस रहेगा। तो पॉइंट ए के लिए टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू H1 इंटू गामा डब्ल्यू। सिर्फ पानी है ना यहाँ पे, तो H1 इंटू गामा डब्ल्यू आएगा। टोटल स्ट्रेस बी के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, बी के लिए अगर जो बी का देखूं तो बी के ऊपर जो भी है उन सब का आ जाएगा। तो एक तो आ जाएगा हमारे पास क्या, H1 इंटू गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय H1 इंटू गामा डब्ल्यू, साथ में प्लस क्या आ जाएगा, H इंटू गामा, गामा क्या आएगा, यस डेफिनेटली गामा सैचुरेटेड आएगा। और जिसने भी गामा समर्ज्ड बोला है वो जाके चैप्टर 3 ध्यान से देखो, मैंने वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वहां पे क्यों नहीं गामा सैचुरेटेड, क्यों नहीं गामा समर्ज्ड आएगा, क्यों नहीं गामा समर्ज्ड आएगा, क्यों हमारे पास गामा सैचुरेटेड आएगा। समझ में आया ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाले सारे मैंने आपको क्लियर किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H इंटू गामा सैचुरेटेड। समझ में आया, यहाँ पे H इंटू गामा सैचुरेटेड आएगा। जब एट द सेक्शन सी पे देखूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस जो भी इसके ऊपर है वो सब कुछ टोटल स्ट्रेस में आ जाएगा। तो H1 इंटू गामा डब्ल्यू आ जाएगा और Z इंटू गामा सैचुरेटेड, डेफिनेटली गामा सैचुरेटेड आएगा। टोटल स्ट्रेस में देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि H1 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस H इंटू Z इंटू गामा सैचुरेटेड, ठीक है। अब पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर होगा प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू। तो ए का प्रेशर हेड कितना है, H1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H1 इंटू गामा डब्ल्यू। प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू फॉर द बी, बी के लिए प्रेशर हेड क्या है, H प्लस H1 इंटू गामा डब्ल्यू। तो H प्लस H1 इंटू गामा डब्ल्यू, क्लियर हो गया। और हमारे पास प्रेशर हेड सी के लिए क्या है, H1 प्लस Z, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, H1 प्लस Z इंटू गामा डब्ल्यू। समझ में आया। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करो तो ए पॉइंट का इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 0। इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था पहले कि पानी की वजह से नहीं होता है, सिर्फ सॉइल की वजह से होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो पानी की वजह से कोई भी इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं आएगा, तो यहाँ से भी वो चीज प्रूव हो रही है। क्लियर हो गया। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे अगर मैं सेक्शन बी को देखूं तो आप इन दोनों को ऐसे ही डायरेक्टली माइनस कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा H1 गामा डब्ल्यू, H1 गामा डब्ल्यू, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, दोनों के बीच में माइनस है। तो H1 गामा डब्ल्यू दोनों कट गए, बचे क्या, H इंटू गामा सेट माइनस H इंटू गामा डब्ल्यू, H कॉमन ले लो, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू क्या होता है, गामा समर्ज्ड होता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस में गामा समर्ज्ड आता है, ये चीज मैंने आपको पहले बताई है। तो यहाँ पे आ जाएगा H इंटू गामा समर्ज्ड, ठीक है। किस तरह से आया, जैसे कि यहाँ पे H1 इंटू गामा तो माइनस हो गया, H हमने कॉमन ले लिया, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W जो है इट इज इक्वल टू H इंटू गामा समर्ज्ड। समझ में आया किस तरह से आया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा H1 इंटू गामा डब्ल्यू, H1 इंटू गामा डब्ल्यू, माइनस है बीच में, तो इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस साइन नहीं आएगा। तो H1 गामा डब्ल्यू दोनों कट के बचेगा क्या, H इंटू गामा सेट, H इंटू गामा डब्ल्यू, इन दोनों को माइनस करो तो Z इंटू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल टू Z इंटू गामा समर्ज्ड। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सी सेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, Z इंटू गामा समर्ज्ड, ठीक है। समझ में आया किस तरह से है। अब चैप्टर 3 में जाके देखना, H इंटू गामा समर्ज्ड ही है, नो फ्लो कंडीशन में, ठीक है। सेम सिचुएशन है लेकिन H इंटू गामा डब्ल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आया। नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, दैट इज द डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन। अब डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन कब पॉसिबल है, जब हमारे पास हेड जो है अवेलेबल होगा। अगर हमारे पास एक हेड लॉस अवेलेबल नहीं है, यानी हेड डिफरेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है दोनों उल्टे ट्रायंगल में, अदरवाइज देयर विल बी नो फ्लो कंडीशन ओवर देयर, ठीक है। जैसे कि हमने नो फ्लो कंडीशन में देखा था। अब फ्लो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड में फ्लो हो रहा है। कैसे पता लगा मुझे डाउनवर्ड में फ्लो हो रहा है, अपस्ट्रीम में प्रेशर जो है वो ज्यादा है। जब आप देखोगे अब उल्टा ट्रायंगल एट दी अपस्ट्रीम सेक्शन पे, इसको एक तरह का इस तरह से समझो ना कि यहाँ पे एक सॉइल मास है, ठीक है, और यहाँ पे हमने पानी का सोर्स है और यहाँ पे भी पानी का सोर्स है। यहाँ पे उल्टा ट्रायंगल ज्यादा हाइट पे है ना, और यहाँ का उल्टा ट्रायंगल कम हाइट पे है, यानी यहाँ पे जो टोटल हेड है वो ज्यादा है और यहाँ पे टोटल हेड जो है वो क्या है, लेस है। तो यहाँ पे आपको क्या पता लग रहा है कि जो हमारा पानी है, जो हमारा अपर सेक्शन है, अपर सेक्शन से पानी हमारा इस तरफ को फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से अगर जब फ्लो करेगा तो हमें क्या पता है कि डाउनवर्ड फ्लो डायरेक्शन हो रही है। इस पूरे केस में क्या हो रहा है, हमारा जो फ्लो होगा यहाँ से होगा। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या है, ए विल बी द एंट्री पॉइंट, बी विल बी द एग्जिट पॉइंट। समझ में आया कि एंट्री एग्जिट कौन सा है, मतलब एंट्री एग्जिट इन द सेंस कि हम सॉइल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि सॉइल में पानी एंटर कहां से कर रहा है, ए पॉइंट से कर रहा है, बी पॉइंट से बाहर निकल रहा है। क्लियर हो गया। हेड लॉस अवेलेबल है, एच उसको दिखाया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है आपको, सबसे पहले डेटम हेड फाइंड आउट करना है कि नहीं। तो डेटम हेड अगर जो फाइंड आउट करना है तो डेटम अज्यूम करो। तो डेटम अज्यूम करने के लिए हमने अभी कौन सा लिया था, बी लिया था। तो मान लो कि मैं इसी को बी को मान लूं एज अ डेटम, तो बी अगर जो डेटम है तो ए का डेटम हेड क्या हो जाएगा, सिर्फ ये वाली हाइट हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू एच। और बी के लिए डेटम हेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और सी के लिए डेटम हेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ ये वाली आ जाएगी, तो एच माइनस जेड। आई कैन राइट एच माइनस जेड विल बी द डेटम हेड।
प्रेशर हेड फाइंड आउट करना है मुझे ए सेक्शन के लिए, तो प्रेशर हेड किस तरह से फाइंड आउट करना है, पीजोमीटर लगाओ। ए सेक्शन के लिए पीजोमीटर लगाएंगे तो पानी कहाँ को रेस करेगा। अब रूल देखो, रूल में क्या था, एंट्री अगर जो देखना है यानी ए को देखना है तो एंट्री वाला उल्टा ट्रायंगल देखो, तो एंट्री वाला उल्टा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे लिखी हुई है h1, हमारे पास वो वाली डिस्टेंस हो जाएगी, तो आई कैन राइट। सो प्रेशर हेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्रेशर हेड विल बी इक्वल्स टू, जब हम सेक्शन ए के लिए देखेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू h1। क्लियर हो गया इतना सा पॉइंट। अब जब मैं प्रेशर हेड एट सेक्शन बी की बात करूंगा तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पीजोमीटर लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं h प्लस h1 ले लेते हैं, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि नो फ्लो कंडीशन तब होगी व्हेन देयर विल बी नो, क्या नहीं होगा वहां पे, नो उल्टे ट्रायंगल विल बी देयर, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, यानी हेड डिफरेंस वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन इस केस में हेड डिफरेंस है, क्यों है, क्योंकि फ्लो हो रहा है। फ्लो कब पॉसिबल है, जब दोनों उल्टे ट्रायंगल के बीच में डिस्टेंस होगा, यानी इन दोनों के बीच में कोई हेड होगा। क्लियर हो गया। तो बी सेक्शन को देखने के लिए आपको मैंने जो रूल्स दिए कि जब मैं बी सेक्शन को देखूंगा तो बी साइड का मुझे उल्टा ट्रायंगल देखना है, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h प्लस h1 माइनस h, तो यहाँ पे प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h प्लस h1 माइनस h। क्लियर हो गया। अब सेक्शन सी के लिए अगर मुझे प्रेशर हेड फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको 100 बार बताया है कि सी सेक्शन के लिए आपको प्रेशर हेड फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते, आपको उसके लिए जो भी मैंने रूल्स बताए उसके बेसिस पे आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया। तो अभी अगर जब मैं उस रूल्स को देखूं तो मैं अगर जब मैं किससे लूं, एंट्री पॉइंट से लूं, तो टोटल हेड ऑफ द सेक्शन सी विल बी इक्वल टू टोटल हेड ऑफ द एंट्री पॉइंट, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाय जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ है, और कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है यहाँ पे, z है, तो यहाँ पे z लिख दूंगा। तो टोटल हेड ऑफ द एंट्री पॉइंट मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो एंट्री पॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटम हेड प्रेशर हेड दोनों को प्लस कर दो, एंट्री का पता लग जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू h1 प्लस h। क्लियर हो गया। जब सेक्शन बी के लिए देखूंगा जो भी हमारे पास प्रेशर हेड है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल हेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेटम हेड क्या है उस पॉइंट पे 0 है। क्यों, क्योंकि हमने डेटम कहाँ पे अज्यूम किया है, बी पे अज्यूम किया है, तो टोटल हेड की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू सिमिलरली h प्लस h1 माइनस h। समझ में आया क्वेश्चन। अच्छा, ए सेक्शन में हमारे को देखना था, तो ए के लिए हमारे पास टोटल हेड की वैल्यू आ गई h1 प्लस h आ गई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, h1 प्लस h माइनस आई इंटू जेड। तो ओवरऑल जो हमारे पास टोटल हेड आएगा फॉर द सेक्शन सी विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू कितना, h1 प्लस h माइनस आई इंटू जेड। समझ में आया। ठीक है, प्रेशर हेड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रेशर हेड है सी के लिए, जो भी टोटल हेड आया है, अगर मैं इससे माइनस कर दूं इसका डेटम, तो इसका डेटम क्या है हमारे पास, डेटम साइड कितनी है, सेक्शन सी की डेटम साइड कितनी है, h माइनस जेड, तो आई कैन राइट h माइनस माइनस यानी प्लस जेड। समझ में आया। h से लेकर h कट जाएगा, हमारे पास प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h1 माइनस आई जेड प्लस जेड, या फिर किस तरह से लिख सकते हैं इसको, और h1 प्लस जेड माइनस एस जेड की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रेशर हेड का फॉर्मूला समझ आया किस तरह से निकला है, तो यहाँ पे प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h1 प्लस जेड माइनस आई जेड। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे हमारे पास सी सेक्शन के लिए टोटल हेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को माइनस कर दो और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो z माइनस ये प्लस में है तो ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा क्या हमारे पास बचेगा एक कैपिटल h बचेगा और साथ में क्या बचेगा, माइनस आई जेड, और साथ में क्या बचेगा, प्लस h1। क्लियर हो गया टोटल हेड किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हर एक सेक्शन में क्या देखना पड़ेगा, जो भी उसके ऊपर का सेक्शन है। जैसे कि ए पॉइंट में अगर मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास ये होगा जो भी इसके ऊपर का वैल्यू है, तो h1 इंटू गामा डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h1 इंटू गामा डब्ल्यू। बी सेक्शन के लिए क्या होगा, h1 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस h इंटू गामा, डेफिनेटली गामा सैचुरेटेड आएगा, गामा समझ नहीं आएगा, तो ये गलतियां हमेशा करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे क्या आएगा, h1 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस h इंटू गामा सैचुरेटेड। क्लियर हो गया। सेक्शन सी के लिए जो मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस ढूंढना है तो जो भी इस पॉइंट के ऊपर है वही हमारे पास टोटल स्ट्रेस आ जाएगा। तो टोटल स्ट्रेस कितनी वैल्यू आ गई, दैट इज h1 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस z इंटू गामा, क्या आएगा गामा, डेफिनेटली गामा सेट आएगा। क्लियर हो गया। पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए प्रेशर हेड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेक्शन ए के लिए प्रेशर हेड कितना फाइंड आउट किया था हमने, h1, तो डेफिनेटली h1 इंटू गामा डब्ल्यू विल बी द पोर वाटर प्रेशर। इन द केस ऑफ सेक्शन बी के लिए क्या आएगा, जो भी प्रेशर हेड आएगा मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू कर दो, तो डेफिनेटली h प्लस h1 माइनस h इंटू गामा डब्ल्यू। ऑलराइट, सी के लिए क्या होगा, प्रेशर हेड फाइंड आउट हमने कर लिया है तो बस गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस z माइनस आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया। अब जब हम फाइंड आउट करेंगे क्या इफेक्टिव स्ट्रेस, तो टोटल स्ट्रेस से पोर वाटर प्रेशर माइनस करो, हमारे पास सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ यहाँ पे दे रखा है टेबल में, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो h1 गामा डब्ल्यू दोनों कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास बचेगा एक तो h गामा सैचुरेटेड बचेगा और h गामा सैचुरेटेड, और यहाँ पे क्या है h इंटू गामा डब्ल्यू, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h इंटू गामा सबमर्ज्ड में, और h1 जो है हमारे पास नॉर्मली बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी माइनस जो हमारे पास माइनस h है वो बचेगा हमारे पास। ठीक है, h तो हम कट चुका है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि h जो है वो गामा सबमर्ज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्या बचेगा, माइनस में h इंटू गामा डब्ल्यू। सब कुछ समझ में आ रहा है क्लियरली। यहाँ पे नहीं पता लगेगा तो इसको कैलकुलेशन को पूरा खोल के करना है। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन सी के लिए क्या मिलेगा, मैं आपको इन दोनों को माइनस कर दो, हमारे पास क्या आंसर मिल जाएगा, हमारे पास h1 इंटू गामा डब्ल्यू कट जाएगा, z इंटू गामा सेट
z इंटू गामा डब्ल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, z इंटू गामा समर्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे z इंटू गामा समर्ज लिख सकते हैं। माइनस में क्या बचेगा, आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू, माइनस आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू। अब ये वाली जो फॉर्म है ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने पूरी इक्वेशन अच्छे से बता दी थी कि डाउनवर्ड के केस में हमारे पास क्या आता है, इफेक्टिव स्ट्रेस z इंटू गामा समर्ज प्लस आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया ये सारा कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स के लिए, फ्लो के लिए देखना है हमें को, ठीक है। डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन आपको क्लियर होगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया है ब्लू पेन से, ये इंपॉर्टेंट है हर एक केस के लिए। किस तरह से आया है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले मैंने सारी इक्वेशन अच्छे से आपको ड्राइव करके अब दिखा रहा हूँ मैं। पहले तो मैंने दिखा दिया था ना वो जो भी केस है। अब कौन सा केस है, अपवर्ड फ्लो कंडीशन, ठीक है। इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अपवर्ड फ्लो कंडीशन। अब मैंने बताया आपको फ्लो कब होगा, जब हमारे पास एक हेड अवेलेबल होगा, यानी हेड डिफरेंस होगा दोनों उल्टे ट्रायंगल में, तभी हमारे पास क्या होगा, फ्लो होगा। अब ये केस कौन सा है, अपवर्ड फ्लो कंडीशन का है। मुझे कैसे पता चला अपवर्ड फ्लो कंडीशन का है, इसका जो हमारा अब एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है अब वो चेंज हो चुका है। क्यों, क्योंकि इसका जो हायर हेड है वो कहाँ पे है, यहाँ से लेकर नीचे से अटैच्ड है, और लोअर हेड कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हायर हेड से लोअर हेड की तरफ ही क्या करता है, मूव करता है, यानी टोटल हेड जो है वो हाई कहाँ पे है, एट सेक्शन बी पे वो हाई है। तो यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट पता लग गया कौन सा है, बी इज द एंट्री पॉइंट। यहाँ पे बी विल बी द एंट्री पॉइंट और ए विल बी द एग्जिट पॉइंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्री और एग्जिट के बारे में पता करना। क्यों, क्योंकि आपको प्रेशर हेड फाइंड आउट करना पड़ता है एट द सेक्शन सी, और उसके लिए हमें आपको टोटल हेड फाइंड आउट करना पड़ता है, और किसी भी सर्टेन लेंथ के लिए हम उसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये z है और दिस इज h माइनस z। ओके, क्लियर हो गया ये सब। अच्छा, डेटम हेड एट द सेक्शन ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है, तो उससे पहले हमें डेटम अज्यूम करना पड़ेगा। मान लो हमने बी को ही डेटम अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अभी हम सबको बी में ही कर रहे हैं, तो इसको मान लो हमने डेटम अज्यूम कर लिया है। अदरवाइज हम टेल को भी ले सकते हैं, लेकिन हमने बी को ही अभी माना है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है कि आप डेटम को कहीं भी अज्यूम कर सकते हो, एंट्री पे, एग्जिट पे, यहाँ पे, कहीं पे भी। तो डेटम हेड क्या हो जाएगा, एट द सेक्शन ए विल बी इक्वल्स टू एच विल बी द, हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो एच विल बी द डेटम हेड फॉर द ए। क्लियर हो गया। बी के लिए डेटम हेड क्या हो जाएगा, डेफिनेटली 0 हो जाएगा। सी के लिए डेटम हेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h माइनस z हो जाएगी। प्रेशर हेड की जब भी वैल्यू देखूंगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पीजोमीटर लगाना पड़ेगा। तो सेक्शन ए कौन सा है हमारा, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि सेक्शन ए जो है वो एग्जिट है और बी जो है वो एंट्री है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ए सेक्शन के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, ए साइड का उल्टा ट्रायंगल, यानी एग्जिट साइड का उल्टा ट्रायंगल देखना पड़ेगा। तो पानी कहां तक रेस करूं, यहां तक रेस करूं, यहां तक रेस करूं, कहां तक रेस करूं, डेफिनेटली जो उल्टा ट्रायंगल है यहीं तक हमारा पानी रेज होगा। बकेट में पानी इतना है तो इतना ही रेज होगा, राइट। तो ए सेक्शन के लिए एग्जिट वाला उल्टा ट्रायंगल, तो ये कहां तक होगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे दिख रही है आपको, दैट इज इक्वल टू h1। तो प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास फॉर द दिस सेक्शन, इस एग्जिट पॉइंट के लिए कितनी होगी हमारे पास वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, दैट इज ऑलवेज h1। क्लियर हो गया। एग्जिट के लिए मुझे एग्जिट वाला उल्टा ट्रायंगल देखना पड़ेगा। अब जो मैंने रूल्स बताए हैं इसलिए आपको हेल्पफुल है, इसलिए जो भी रूल्स से चलेगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। बाकी जो रूल्स से नहीं चलेंगे वो हौच पौच कर लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन बी पे क्या होगा, उल्टा ट्रायंगल देखना पड़ेगा। तो उसकी हाइट कितनी है, h1 प्लस h, ठीक है। तो सेक्शन बी के लिए क्या है, h प्लस h1 प्लस h। सेक्शन सी के लिए आगे जो मुझे प्रेशर हेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले मुझे टोटल हेड के साथ देखना पड़ेगा। तो टोटल हेड पहले इनका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो h1 प्लस h, इसका क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो भी है यहाँ पे h प्लस h1 प्लस h जो है टोटल हेड हो गया। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे एग्जिट वाला देखते हैं, तो एग्जिट वाले से ही मैं इसको टोटल हेड फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। तो किसी भी एट इंटरमीडिएट पॉइंट पे अगर जो मुझे टोटल हेड या फिर प्रेशर हेड फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से फाइंड आउट करूंगा मैं, सबसे पहले तो मुझे क्या पता है कि टोटल हेड क्या होगा, टोटल हेड ऑफ सी माइनस क्या हो जाएगा, टोटल हेड ऑफ सेक्शन ए के लिए इज इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, वो होगा आई इंटू जेड के बराबर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल हेड ऑफ द सेक्शन सी विल बी इक्वल्स टू टोटल हेड ऑफ द एग्जिट पॉइंट ए, क्या है हमारे पास एग्जिट पॉइंट है, तो एग्जिट पॉइंट प्लस आई इंटू जेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को पता है ना कि एग्जिट का जो टोटल हेड होगा वो डेफिनेटली कम होगा देन द सी। तो टोटल हेड जो सी होगा उसमें हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, जो भी उसमें हेड लॉस हुआ है। तो हेड लॉस क्या होगा, हेड लॉस को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम, हेड लॉस डिवाइडेड बाय द लेंथ इज इक्वल्स टू आई। तो हेड लॉस कैन बी रिटन एज हेड लॉस इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय द लेंथ। तो यहाँ पे एल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ है जिसकी वजह से हेड लॉस हो रहा है। क्लियर हो गया। अब सेक्शन किसके लिए देख रहे हैं, सी के लिए देख रहे हैं, तो हेड लॉस भी कितनी लेंथ पे होगा, जेड लेंथ पे होगा। तो एल किसको रिप्लेस करेगा, जेड को रिप्लेस करेगा। क्लियर हो गया। आई तो आपको पता है ये दोनों उल्टे ट्रायंगल का डिफरेंस आई होता है। अब डेफिनेटली जो टोटल हेड है एट द सेक्शन सी दैट विल बी इक्वल टू टोटल हेड ऑफ द सेक्शन ए, वो कौन सा है, एग्जिट वाला है, उसमें ऐड होगा आई इंटू जेड। और अगर जो मुझे टोटल हेड फ्रॉम द एग्जिट एंट्री देखना है तो वहां पे माइनस आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको रूल्स में अच्छे से क्लियर की है। अब टोटल हेड ऑफ द एग्जिट देखते हैं। टोटल हेड ऑफ द एग्जिट क्या है हमारे पास, यहाँ पे एग्जिट का है h1 प्लस h, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं h1 प्लस h प्लस आई इंटू जेड। क्लियर हो गया। अब प्रेशर हेड फाइंड आउट करना है सेक्शन सी के लिए, तो वो क्या हो जाएगा,
टोटल हेड जो भी है सेक्शन सी का माइनस करेंगे उससे डेटम हेड ऑफ द सेक्शन सी। तो टोटल हेड क्या है, ये हमने टोटल हेड निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं डेटम हेड को माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो H1 प्लस H प्लस आई इंटू जेड माइनस, अब डेटम हेड कितनी वैल्यू है, सी सेक्शन की यहाँ पे क्या है, H माइनस जेड है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, H माइनस जेड कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो H से H कट गया, बाकी ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, H1 प्लस आई जेड प्लस जेड। क्लियर हो गया। हमारे पास एक कौन से किसके लिए आ गया, प्रेशर हेड फॉर द सेक्शन सी, जब पानी हमारा क्या कर रहा है, अपवर्ड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे डायरेक्टली प्रेशर हेड की वैल्यू लिख सकते हैं हम, दैट इज इक्वल टू H1 प्लस जेड प्लस आई जेड, ठीक है। मैंने यहाँ पे किसके लिए निकाला है, एग्जिट से निकाला है, आप एंट्री से निकाल के भी देखना, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना, फिर आपको सेम आंसर मिलेगा। प्रेशर हेड कभी वेरी नहीं करता है, अगर जो चलो ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इन दोनों को हमको डेफिनेटली क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, H1 प्लस जेड है और यहाँ पे माइनस जेड है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, H1 प्लस आई जेड, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस H आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो एट द सेक्शन ऑफ ए पे क्या आ जाएगा, जो भी इसके ऊपर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दैट विल बी इक्वल टू कितनी आ जाएगी, H1 इंटू गामा डब्ल्यू। सेक्शन बी के लिए क्या होगा, H1 इंटू गामा डब्ल्यू और साथ में H इंटू गामा सैचुरेटेड। तो यहाँ पे क्या जाएगा, H1 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस H इंटू गामा सैचुरेटेड, जैसे हमने पिछले केस में किया वैसे ही आपको करना है, ठीक है। सेक्शन सी के लिए अगर मुझे फाइंड आउट करना है इफेक्टिव टोटल स्ट्रेस, तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी जो भी इसके ऊपर है, तो H1 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस जेड इंटू गामा सैचुरेटेड। तो H इंटू गामा डब्ल्यू, H1 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस जेड इंटू गामा सैचुरेटेड, ठीक है। क्लियर हो गया। पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास प्रेशर हेड है उसके साथ गामा डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, पोर वाटर प्रेशर मिल जाएगा। तो एट द सेक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू H1 इंटू गामा डब्ल्यू, H1 इंटू गामा डब्ल्यू। बी सेक्शन के लिए क्या होगा, H1 प्लस H इंटू गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया। और सेक्शन सी के लिए क्या हो जाएगा, जो भी इसका प्रेशर हेड है उसको मल्टीप्लाई कर दो गामा डब्ल्यू से, तो क्या हो गया, H1 प्लस जेड प्लस आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू। ओके, जैसे हमने पहले वाले केस किया सिंपल वैसे ही केस होंगे। इन दोनों को माइनस कर दो तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट द एग्जिट कितना हो जाएगा, 0 हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, बी के लिए, तो यहाँ पे जो H1 गामा डब्ल्यू है और H1 गामा डब्ल्यू ये दोनों कट जाएंगे, H गामा सैचुरेटेड और H गामा डब्ल्यू जो है वो H गामा समर्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो H गामा समर्ज में कन्वर्ट हो गया। बचेगा हमारे पास क्या, प्लस H इंटू गामा डब्ल्यू है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल वैल्यू भी नहीं आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस H इंटू गामा डब्ल्यू। समझ में आया आपको, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है, इसको यहाँ से मिटा के माइनस साइन लिख दो आप, पोर वाटर प्रेशर से माइनस करें ना तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस साइन, ठीक है। अच्छा, जब हम देख रहे हैं किसके लिए, सेक्शन सी के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, H गामा डब्ल्यू ये दोनों कट जाएंगे, Z गामा सैचुरेटेड माइनस Z गामा डब्ल्यू वो किसके कन्वर्ट हो जाएगा, गामा समर्ज के कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z इंटू गामा समर्ज, साथ में क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ। क्यों, ये पूरा सिनेरियो किस में, माइनस में होगा ना, पोर वाटर प्रेशर माइनस में, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो माइनस जो सारे यू वाले टर्म्स है वो माइनस में हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू, माइनस आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू, यानी ये वाला केस मैंने आपको पहले इक्वेशन में बता दिया था कि किस तरह से आएगा। तो यहाँ पे माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, और यहाँ पे अपवर्ड में केस में देखोगे तो अपवर्ड के केस में यहाँ पे पॉजिटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे यहाँ पे अपवर्ड का केस है ना, अपवर्ड में माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, और जब हमारा यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा प्लस। क्लियर हो गया, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर क्या है, नेगेटिव में, तो यहाँ पे माइनस के साथ क्या जाएगा, प्लस, तो प्लस H गामा डब्ल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H गामा समर्ज प्लस आई जेड गामा डब्ल्यू। समझ में आया आपको, यहाँ पे प्लस का केस आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस का केस, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब हमारा फ्लो अपवर्ड हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा सीपेज भी होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा सीपेज भी होगा। अब सीपेज प्रेशर जो है वो इफेक्टिव स्ट्रेस को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, वो दो केस में होगा, एक तो अपवर्ड फ्लो में, एक तो डाउनवर्ड फ्लो में। जब फ्लो हमारा अपवर्ड हो रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, हमारे को बैलेंस आउट करेगा, यानी हमारा जो ओवरऑल हमारा क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस है वो डिक्रीज होगा। तो अपवर्ड के केस में वो डिक्रीज हो रहा है और डाउनवर्ड के केस में वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सीपेज प्रेशर भी डाउनवर्ड फ्लो में लग रहा है और हमारे पास ऊपर से आने वाला इफेक्टिव स्ट्रेस भी डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये दोनों सिनेरियो किसके लिए, हमारे सीपेज प्रेशर के लिए। इसीलिए मैंने ये सारी इक्वेशन जो है यहीं पे बता दी थी। वर्टिकली जब हम अपवर्ड फ्लो के केस में देखते हैं तो Z गामा समर्ज्ड माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू आता है, लेकिन जब वर्टिकल डाउनवर्ड का केस देखते हैं तो वहां पे प्लस हो जाता है। ठीक है, समझ में आया दोनों कंडीशन, ये तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। एक तो नो फ्लो कंडीशन की जो चैप्टर 3 में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की थी, दूसरा डाउनवर्ड फ्लो, देखो ये स्टैटिक है ना, स्टैटिक में तो मैंने आपको सब कुछ वहां पे बता दिया था, लेकिन अब केस कौन सा है, सीपेज का है। सीपेज कब होगा, जब फ्लो होगा। फ्लो किस में होगा, सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड के केस में होगा। और डाउनवर्ड फ्लो की कंडीशन में हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस
स्ट्रेस इंक्रीज होता है और अपवर्ड के केस में इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होता है। जिस तरह से आपने नो फ्लो कंडीशन के लिए एक डायरेक्ट फॉर्म निकाला है, डायरेक्ट अप्रोच निकाली है, वैसे ही एक और फॉर्म होती है जिसका नाम होता है हमारा क्या, दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच। इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच, इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच। इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच में क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होगा ना वो बराबर होगा किसके, सबसे पहले आपको अगर इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या निकालो, सबमर्ज्ड वेट निकालो, जो भी हमारे पास यहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे नो सबमर्ज्ड वेट विल बी देयर, यहाँ पे सॉरी सबमर्ज्ड वेट होगा, दैट इज जेड गामा सबमर्ज्ड। हमारे पास अगर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है ना हमें नो फ्लो कंडीशन में, तो डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, सबमर्ज्ड वेट निकालो सबसे पहले। यहाँ पे मैं फॉर्मुला लिख देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू सबमर्ज्ड वेट प्लस माइनस द सीपेज प्रेशर, प्लस माइनस द सीपेज प्रेशर। जब हम नो फ्लो की कंडीशन देखेंगे तो आपको पता है कि सीपेज प्रेशर वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, सबमर्ज्ड वेट बचेगा। तो यहाँ पे सबमर्ज्ड वेट क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज द जेड गामा सबमर्ज्ड। हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, जेड गामा सबमर्ज्ड। क्लियर हो गया। और जब हमारा क्या होगा, हमारा अपवर्ड फ्लो होगा, जब हमारा अपवर्ड फ्लो होगा तो उस केस में जो हमारा यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सबमर्ज्ड वेट, पहले तो सबमर्ज्ड वेट निकालो माइनस द सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर निकालने के दो तरीके मैंने आपको बताया, एक तो आप याद लिख सकते हो आई जेड आई डेप्थ इनटू जो भी हमारी लेंथ होगी मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या, गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया। या तो फिर आप क्या करो, सीपेज हेड निकालो, एच इंटू जो भी हेड डिफरेंस है एच इंटू गामा डब्ल्यू। ये दो तरीके से आप सीपेज प्रेशर निकाल सकते हो। तो या तो आप यहाँ पे आई जेड गामा डब्ल्यू लिखो, या फिर क्या लिखो, एच इंटू गामा डब्ल्यू। इस तरह से क्या आएगा, अपवर्ड फ्लो आएगा, और इसी तरह से क्या आएगा, डाउनवर्ड फ्लो आएगा, यानी जेड गामा सबमर्ज्ड प्लस आई जेड गामा डब्ल्यू या फिर एच इंटू गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया। जब ये ऊपर को एक्ट कर रहा है हमारा सीपेज प्रेशर, तो हमारा ऑलरेडी जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसके लिए कर रहा हूं ये सब मैं, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए। तो इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच क्या होगी, डायरेक्टली आप इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल सकते हो। किस तरह से, डायरेक्ट अप्रोच से, जैसे कि आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू एच इंटू गामा डब्ल्यू। समझ में आया आपको ये सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि दो स्टेप्स हो गए हमारे पास। एक तो हमारे पास कौन सा हो गया कि आप इस तरह से रूल्स लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, या तो फिर आप क्या करो, डायरेक्टली इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मुला लगाओ और डायरेक्टली आपको मिल जाएगा सबमर्ज्ड वेट प्लस माइनस सीपेज प्रेशर। ये चीज यहां पे लिखी कि सीपेज प्रेशर क्या हो गया, सीपेज प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग वाटर ऑन द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखी है। कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे जैसे हमारा फ्लो होता है वहीं पे हमारा सीपेज प्रेशर भी लगता है। इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज भी करता है, इंक्रीज भी करता है, उसकी डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। इफेक्टिव स्ट्रेस का क्या सिनेरियो लिखा है यहाँ पे, कंडीशन है नो फ्लो कंडीशन, डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो। आपको तीन ही कंडीशंस पता होनी चाहिए। नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेस के केस में क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू जेड गामा सबमर्ज्ड, यानी डेप्थ इनटू गामा जो भी हमारे पास सबमर्ज्ड का केस है। डाउनवर्ड फ्लो के लिए क्या होगा हमारे पास, जेड गामा सबमर्ज्ड, डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है तो सीपेज क्या होगा हमारे पास, सीपेज प्रेशर जो है दैट इज आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया। अपवर्ड के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, जेड गामा सबमर्ज्ड, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस की सारी वैल्यूज है ना, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस वैल्यू। इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे अपवर्ड के फ्लो में डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है। और ये चीज भी मैंने बताई है कि आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू बेसिकली क्या होता है, इट इज द सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर। और सीपेज प्रेशर को फाइंड आउट करने का तरीके क्या है, दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, एच इंटू गामा डब्ल्यू लिखो, या फिर आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू। किस तरह से आया, आई इज इक्वल्स टू एच अपॉन दी लेंथ, आई मल्टीप्लाई बाय द लेंथ इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है। जेड को मैंने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया है, लेंथ से रिप्रेजेंट किया है। समझ में आया ये पॉइंट। अच्छा, सेकंड ऑफ ऑल हमारा ये वाले सिनेरियो तो सारे पता लग गया आपको कि हमने एक तो रूल वाला मेथड है, फर्स्ट वन इज द रूल वाला मेथड। ठीक है। सेकंड वन जो है हमारा दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच। ये इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच का फॉर्मुला क्या है, दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस जो है दैट इज इक्वल्स टू द सबमर्ज्ड वेट प्लस माइनस द हमारा सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर। ठीक है। और सीपेज प्रेशर को निकालने के दो तरीके यहाँ पे मैंने बताए हैं। जैसे कि अगर जब मैं नो फ्लो कंडीशन में देखूं तो जब फ्लो ही नहीं हो रहा है तो कुछ सीपेज नहीं हो रहा है, तो उस केस में सीपेज प्रेशर क्या हो जाएगा, प्लस जीरो हो जाएगा। इस केस में जब हमारा पानी जो है डाउनवर्ड की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो सीपेज भी कहां लगेगा, हमारा नीचे की तरफ को लगेगा, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस वहां पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट इज वाई यहाँ पे प्लस आया। और आई जेड इंटू गामा डब्ल्यू किस तरह से निकलना है वो आपको पता है, सबमर्ज्ड वेट इज इक्वल्स टू डेप्थ इंटू द गामा सबमर्ज्ड। क्लियर हो गया। अपवर्ड फ्लो के कंडीशन में हमारा सीपेज प्रेशर कहां लगेगा, अपवर्ड की डायरेक्शन में लगेगा, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे आया। समझ में आया सारे पॉइंट कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है हमारे पास। तो यहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, ये वाला दूसरा कौन सा अप्रोच है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस का अप्रोच है। तो आप डायरेक्टली या तो अगर जब आपको इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करने को बोला जाएगा तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज मेंस के लिए तो आपको पूरा दिखाना ही पड़ेगा कि किस तरह से आपने इसको कैलकुलेट किया है। समझ में आया आपको ये सारा क्वेश्चन जो भी मैंने बताया, वही चीज यहाँ पे बताइए कि नो फ्लो कंडीशन यानी स्टैटिक या फिर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, जो स्ट्रेस की कैलकुलेशन है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। यहाँ पे अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, पूर वाटर प्रेशर एट अ डेप्थ दिस सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अपवर्ड फ्लो कंडीशन में मैंने यहाँ पे बताया कि वाटर फ्लो अपवर्ड टू द सॉइल एंड द आर्टिजन कंडीशन ऑफ अ बीनीथ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक्स अपवर्ड एंड द सीपेज प्रेशर एक्स अपवर्ड रिड्यूसिंग द इफेक्टिव स्ट्रेस। वही सब कुछ बताया यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया था। ठीक है। अब एक कंडीशन हमारी कौन सी होती है, नेक्स्ट कंडीशन, यानी नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे ये टॉपिक है दैट इज द क्विक सैंड कंडीशन। तो ये क्विक सैंड कंडीशन कब होती है हमारी, इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं।
क्या बोल रहा है हमारे को, QSC क्विक सैंड कंडीशन बोल लो इसको, ठीक है, या फिर आप इसको बॉइलिंग बोल लो, बॉइलिंग, या फिर इसको क्या बोल लो, पाइपिंग बोल लो, ठीक है। जैसे मैंने डैम के एग्जांपल में बताया था कि क्विक सैंड कंडीशन हो जाती है बॉइलिंग, पाइपिंग बोल लो, या फिर इसको क्या बोल लो, बर्स्टिंग बोल लो, BURSTING, ठीक है, बर्स्टिंग। इसके बहुत सारे नाम है ऐसे, पर जनरल वाइज क्या है क्विक सैंड कंडीशन, ये कब होती है हमारी, जब हमारा अपवर्ड सीपेज हो रहा होगा, उस केस में हमारी क्या होती है, क्विक सैंड कंडीशन होती है। कैसे होती है, जनरली क्या होगा, जब भी हमारा वाटर का मॉलिक्यूल्स है, जो भी हमारा सीप हो रहा है पानी, वो हेड डिफरेंस की वजह से हो रहा है, ये चीज मैंने आपको पहले बताई है। तो ये तब हो रहा है जब हमारा वाटर का जो प्रेशर है ना, वो सॉइल के पार्टिकल्स को, जो हमारा वाटर का प्रेशर है वो सॉइल के पार्टिकल्स की जो बीच है ना, इतना ज्यादा होता है ना कि उस टाइम पे जो सॉइल है वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर जाती है। ये जो हमारी सॉइल है ना, इसकी स्ट्रेंथ को वो क्या करती है, लूज कर जाती है। इन जनरल वर्ड क्या होगा, जब हमारे सॉइल पार्टिकल को भी पानी ले जाए, और वो कॉज क्या करता है, एक तरह की पाइपिंग को कॉज करता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ पाइपिंग, ठीक है। उसकी वजह से होगा क्या, हमारा जो पानी है, यहां से पानी सीप हो रहा था, पहले बहुत कम सीप हो रहा था, लेकिन अब क्या है, बहुत ही फास्ट ये सीप होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब एक गैप जो है हमको मिल चुका है। क्यों, क्योंकि जो सॉइल जो हमारा पानी सीप हो रहा है, उसने सॉइल सॉलिड को भी साथ में ले गया। क्लियर हो गया कि किसमें होता है, सबसे पहली बात ये होता है कब है, अपवर्ड सीपेज में। कौन सा, अपवर्ड सीपेज में। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सीपेज प्रेशर जब बराबर हो जाएगा सबमर्ज्ड वेट के ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो जीरो हो जाएगा। सेम सही बात है, जो अभी मैंने यहाँ पे इक्वेशन बताई कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सबमर्ज्ड वेट माइनस द हमारा क्या है, सीपेज प्रेशर, राइट, ठीक है। इसने बोला कि सबमर्ज्ड वेट जब सीपेज प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी क्विक सैंड कंडीशन में हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबमर्ज्ड वेट यानी ऊपर जो हमारा सबमर्ज्ड वेट है और जो हमारा सीपेज प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऊपर से आने वाला जो भी हमारा सबमर्ज्ड वेट है और नीचे से आने वाला जो भी हमारा क्या है सीपेज प्रेशर है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो उस केस में हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो वही केस क्या होता है, हमारा क्विक सैंड कंडीशन का केस होता है। समझ में आया आपको, ठीक है। इन दिस स्टेट कोहेजनलेस सॉइल लूजेस द शेयर स्ट्रेंथ एंड may behave like a fluid causing the soil particles to be carried away with the water causing a piping or boiling, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों चीज बताई है जो कि मैंने यहाँ पे बताई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि कोहेजनलेस सॉइल में ही होता है। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द कोहेजन प्लस सिग्मा एंड 10 to the 5 है ना, ये चीज मैंने आपको बताई है। अगर किसी का इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गया लेकिन उसमें कोहेजन है, तो कोहेजन की वजह से हमारी शेयर स्ट्रेंथ क्या है वहां पे, वो जीरो नहीं होगी। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो शेयर स्ट्रेंथ है वो बराबर किसकी हो जाती है, वो जीरो के बराबर हो जाती है, और उस केस में लिक्विड की तरह वो फ्लो करती है। मतलब आप उसको लोड लगाओगे ना तो वो लोड नहीं सहेगी, वो क्या करेगी, पानी की तरह फ्लो करने लग जाएगी। लेकिन जब हम कोहेजनलेस सॉइल की बात करेंगे तो उस केस में सीबी क्या होगा, जीरो होगा। जैसे कि मैं सैंड की बात करता हूं, ठीक है, तो सैंड में जो कोहेजन होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। दैट इज वाई यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेंथ है वो भी जीरो होगी। कब, जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो सिर्फ किसमें होती है क्विक सैंड कंडीशन, सैंड में होती है। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग आल्सो नोन एज अ क्विक सैंड कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन किसमें हो रही है, सैंड में हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज अ कंडीशन नॉट अ टाइप। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप कोई भी सैंड को देखो, फाइन सैंड हो गया, कोर्स सैंड हो गया, तो ये क्या है, एक तरह की टाइप्स है। बट यहां पे क्विक सैंड कंडीशन नहीं आएगा क्योंकि वो तो एक तरह की कंडीशन है, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ अ सैंड, ठीक है। ये भी एक चीज क्लियर होगी, वही चीज अगली बोलिए, क्योंकि एक सैंड कंडीशन इज नॉट अ टाइप ऑफ अ सैंड, इट इज टिपिकली ऑब्जर्व्ड इन अ फाइन सैंड। फाइन सैंड्स में पाया जाता है, ठीक है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहां पे हाई वाटर प्रेशर होगा। मतलब क्या है, जो ग्राउंड वाटर का प्रेशर है वो सॉइल के पार्टिकल्स को भी पुश करके ले जाएगा। दैट इज व्हाई हाई प्रेशर होगा। और इफेक्टिव स्ट्रेस उस केस में क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा क्या होगा, जीरो होगा। जब हमारा वाटर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि सॉइल का जो कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाए, वीक हो जाए, और सॉइल में कोहेजन तो होती नहीं जिसकी वजह से वो पकड़ के रखेगा। इसलिए आई कैन सी कि इफेक्टिव स्ट्रेस वहां पे जीरो है, इसलिए क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज जीरो। दूसरा क्या है कि सॉइल स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। सॉइल स्ट्रेंथ लूजेस, ठीक है, सॉइल लूजेस द शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ। और सॉइल की जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, जैसे कि लिक्विड फ्लो करता है। क्विक सैंड कंडीशन में आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली, अपवर्ड सीपेज होगा तभी पॉसिबल है। इफेक्टिव स्ट्रेस जब हमारा सीपेज प्रेशर बराबर किसके होगा, सबमर्ज्ड वेट के होगा, तो वो इफेक्टिव स्ट्रेस उस टाइम पे जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया। इन दिस और किसमें होती है, कोहेजनलेस सॉइल में होती है, ठीक है। उसकी वजह से शेयर स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और वो एक्ट कैसे करता है, फ्लूइड की तरह एक्ट करता है। किसमें होती है, फाइन सैंड में होती है, एंड सिल्ट, ठीक है, नॉट इन अ ग्रेवल और क्ले। ग्रेवल में क्यों नहीं होगी, उसका खुद का वेट इतना ज्यादा होगा। क्ले में क्यों नहीं होती, क्ले में कोहेजन होती है, ठीक है, इसलिए शेयर स्ट्रेंथ भी जीरो नहीं होगी। क्लियर हो गया। क्विक सैंड कंडीशन क्या है हमारे पास, इसके नाम आपको पता लगे कौन कौन से नाम है इसके, बॉइलिंग हो गया, बस्टिंग हो गया, पाइपिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे नाम है जो कि हमारे को क्विक सैंड को बोला जाता है। समझ में आया आपको कि क्विक सैंड कंडीशन क्या है यहाँ पे बेसिकली। तो क्विक सैंड कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं, आपको ध्यान से यहां से दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं बात करूं किसकी, QSC की, ठीक है, क्विक सैंड कंडीशन है। क्या बोल रहा है क्विक सैंड कंडीशन में कि क्विक सैंड कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होगा जीरो के लिए। कहां पे, किसके लिए होगा, जब हमारा कोहेजन जो है वो जीरो है। कोहेजन जो है हमारा जीरो है, उस सॉइल के लिए क्या है, ये परमिट होगा। जैसे कि सैंड हो गया, ठीक है, सैंड हो गया, इसलिए नाम इसका क्या है, क्विक सैंड कंडीशन है। क्लियर हो गया। तो इफेक्टिव स्ट्रेस किसके बराबर होता है, सबमर्ज्ड वेट Z गामा सबमर्ज्ड माइनस अपवर्ड प्रेशर लगा रहे हैं ना हम यहाँ पे, अपवर्ड सीपेज प्रेशर, ठीक है। अपवर्ड सीपेज फ्लो में ये होगा सबमर्ज्ड वेट माइनस द IZ गामा W।
क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या बोला है कि हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है क्विकसैंड कंडीशन में, ठीक है, नाउ अज्यूम कि इफेक्टिव स्ट्रेस कंडीशन है, क्विकसैंड कंडीशन है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा उस टाइम पे, हमारा सिग्मा बार विल बी इक्वल टू 0, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, z गामा समर्ज्ड माइनस iz गामा w, या फिर क्या लिखूं मैं इसको, गामा समर्ज्ड इज इक्वल टू i गामा w। क्लियर। नाउ मैं क्या लिख सकता हूं कि i इज इक्वल्स टू गामा समर्ज्ड डिवाइडेड बाय द यूनिट वेट ऑफ द वाटर। क्लियर हो गया। यहाँ पे आई, यहाँ पे गामा समर्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा समर्ज क्या होता है, गामा समर्ज इज इक्वल्स टू g माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, ये फॉर्मूला जिसको नहीं पता है वो जाके मैंने जो आपको लेक्चर्स बताया पहले वाले उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैंने जब आपको पढ़ाया था ना कि इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज में ये चीज भी मैंने ड्राइव करके बताई थी। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब जब मैं गामा समर्ज की बात करूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो आई कैन राइट g1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, और गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके लिख भी देता हूँ, गामा डब्ल्यू अपॉन यूनिट वेट ऑफ द वाटर, यूनिट वेट ऑफ द वाटर। क्लियर हो गया। सो आई कैन बी रिटन एज g माइनस 1 1 प्लस ई। क्लियर हो गया। आई को इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेकिन ये पूरी कंडीशन किस पे बेस्ड है, हमारी क्विकसैंड कंडीशन पे बेस्ड है। तो हम जो आईसी है, आई क्या है बेसिकली, इट इज द आई इज द एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी जो हमारा करंटली सीपेज हो रहा है, करंटली हमारा जो सीपेज हो रहा है, करंटली सीपेज हो रहा है उसको आई रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमारा क्विकसैंड कंडीशन हो रहा है ना, हमने अज्यूम क्या किया, क्विकसैंड कंडीशन किया है, और उसी से हमें ये रिजल्ट मिला है। यानी आई जो है अब वो क्रिटिकल कंडीशन पे है, यानी इससे थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो हमारा क्विकसैंड कंडीशन पॉसिबल है। सो हम आई को कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसे क्विकसैंड कंडीशन है तो मैं बोलूंगा कि फॉर द पाइपिंग के लिए, फॉर पाइपिंग कंडीशन आई जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, आईसी के बराबर हो जाएगा, है ना। आई कैन से कि आई जो है वो आईसी के बराबर हो जाएगा। सो आई कैन रिप्लेस आईसी। सो आईसी बेसिकली क्या होता है, आईसी होता है हमारा क्रिटिकल, इट इज नोन एज अ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है तो ये आई, लेकिन ये कौन सा कंडीशन है, ऐसा क्रिटिकल कंडीशन है जहां पे क्विकसैंड कंडीशन हो सकती है। ठीक है, सो आई कैन राइट कि यहां पे आईसी किसके बराबर हो जाएगा, आईसी विल बी इक्वल्स टू जी माइनस 1 1 प्लस ई, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा रिगार्डिंग द क्विकसैंड कंडीशन। समझ में आया आपको ये चीज। ठीक है, तो आई कैन से कि भाई आईसी इज इक्वल्स टू जी माइनस 1 1 प्लस सी, किसके कंडीशन में बोल रहे हैं, हम पाइपिंग की कंडीशन में बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने अज्यूम ये किया कि हम क्विकसैंड कंडीशन का पूरा अजम्पशन लेके ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी आई क्या है हमारे पास, एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है जो करंटली सीपेज हो रहा है, और आईसी क्या है, आईसी इज द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी ये क्या है, एक तरह का डेंजर लेवल है, इट इज द डेंजर लेवल। ठीक है, और इसके साथ हमारे जो इंटरप्रिटेशन आती है, यहां पे मैं इंटरप्रिटेशन से लिख देता हूं कि कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन है। सबसे पहले कौन सी हमारी इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर हमारा आई जो है वो लेस देन आईसी होगा तो ये जो है सीपेज का जो फोर्स है वो कम रहेगा, तो सेफ सॉइल कंडीशन होगी, इट इज द सेफ सॉइल कंडीशन। ठीक है, सेफ सॉइल कंडीशन कब होगी, जब हमारा आई जो है वो लेस देन आईसी के बराबर होगा, देन वी कैन से कि सेफ सॉइल कंडीशन रहेगी उस टाइम पे। यानी क्रिटिकल कंडीशन क्या है, जहां पे सॉइल बॉयल करना शुरू कर देगी, अगर उससे कम रहेगी हमारी क्रिटिकल कंडीशन तो हम क्या बोलेंगे कि सेफ सॉइल जो है हमारी सेफ रहेगी। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, हिंदी में लिख देता हूं, तो हमारी सीपेज जो है वो फोर्स, सीपेज फोर्स जो है वो कम रहेगी, सीपेज फोर्स कम रहेगी, है ना, कम है, इस केस में कम है। ठीक है, और जब हमारा आई बराबर हो जाएगा आईसी के तो हम क्या बोलेंगे, ये वाली कौन सी कंडीशन है कि ये है क्विकसैंड रिस्क बिगेन, यानी इस केस में हमारी क्विकसैंड कंडीशन जो है वो पॉसिबल है। अगर जैसे थोड़ा सा भी ऊपर चला गया ना तो क्विकसैंड कंडीशन हमारी पॉसिबल है। यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि इस केस में जो हमारे सॉइल के सॉइल पार्टिकल्स है, जो हमारे पार्टिकल्स है सॉइल के, वो स्टार्ट क्या करने लग जाते हैं, टू सस्पेंड। ठीक है, उड़ने लग जाते हैं, टू सस्पेंड। समझ में आया आपको ये चीज। दूसरा, आई जब इससे आईसी से बड़ा होगा तो आपको पता ये क्या होगा, ये होगा हमारा क्विकसैंड कंडीशन, और ये क्या है हमारे लिए, इट इज द डेंजरस। ठीक है, क्विकसैंड कंडीशन कब होगा, आई जब ग्रेटर देन आईसी के होगा तो हम बोलेंगे क्विकसैंड कंडीशन है, जहां पे जो एक्चुअल हमारा सीपेज है वो क्रिटिकल से भी ज्यादा हो रहा है ना। आई मैंने बता दिया आपको क्या है, आई इज द, यहां पे मैंने लिखा है ना, आई इज द एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी जो करंटली सीपेज हो रहा है अब वो क्रिटिकल से भी ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उस केस में क्विकसैंड कंडीशन होना लाजमी है। समझ आया। तो हमको अवॉइड करना है, अगर से टू अवॉइड द क्विकसैंड कंडीशन, टू अवॉइड द पाइपिंग लिख दू, टू अवॉइड द पाइपिंग, क्योंकि बहुत सारे नाम है ना सर, आप क्या कर सकते हो, आप बस्टिंग भी लिख सकते हो, BURSTING, बस्टिंग लिख लो। ठीक है, या फिर आप सैंड बॉइलिंग लिख लो, सैंड बॉइलिंग हो गया, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, क्विकसैंड। क्लियर हो गया। टू अवॉइड दिस हमारे पास जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ना, दैट इज इक्वल टू आईसी अपॉन आई। क्लियर हो गया। अगर हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है, इफ
फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 1 है। तो अब मुझे बताओ ये कौन सी कंडीशन होगी, इस कंडीशन में हमारी कौन सी होगी, जो हमारा सेकंड वाला है, तो ये कंडीशन रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है तो आईसी किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आईसी जब आई के बराबर हो जाएगा तो वो कौन सा है, हमारा रिस्क बिगिंस, रिस्क बिगिंस। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी से ये चीज आई है जो सारी फॉर्म बताई ना। अगर आईसी जो है 2 है, ठीक है, मान लो आईसी, मान लो कि जो हमारा आईसी है उसकी वैल्यू कितनी है, मान लो आईसी की वैल्यू 1 है, ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आई इज ग्रेटर देन आईसी। तो ये कौन सा केस है, क्विकसैंड का कंडीशन है, क्विकसैंड कंडीशन। अब आपको सारी चीजें पता लगी। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू आईसी अपॉन आई। क्लियर हो गया है ना? जब हमारा सबमर्ज्ड वेट, जब हमारा क्या है ऊपर से आने वाला जितना भी हमारा वेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड वेट जब हमारे किसके बराबर हो जाए, सीपेज प्रेशर के बराबर हो जाए, सीपेज प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस केस में पूरा केस कौन सा हो जाएगा, ये पूरा केस हो जाएगा 1 का। कैसे? यहां पे अगर मैं आईसी को एक तरह से सबमर्ज्ड वेट लिख दूं, सबमर्ज्ड वेट डिवाइडेड बाय द सीपेज प्रेशर, जो भी हमारा सीपेज का प्रेशर है, अगर मैं इसके बराबर लिख दूं तो आप क्या बोल सकते हो कि जब सीपेज प्रेशर सबमर्ज्ड वेट के बराबर हो जाएगा तो ये हमारी क्रिटिकल कंडीशन है, इससे थोड़ा सा भी ऊपर चल जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, हम यहां पे क्विकसैंड कंडीशन मिल जाएगी। समझ में आया आपको ये पॉइंट? तो इसको मैं इन 2 पार्ट्स में लिख सकता हूं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आईसी अपॉन आई, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मुला यहां पे इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है, डबल स्टार से। यहां पे क्या बोल सकते हैं, और हमारी सेफ वैल्यू क्या रहेगी, सेफ वैल्यू कौन सी रहेगी हमारी, सेफ वैल्यू इज 1, ठीक है, या फिर उससे कम, ठीक है। यहां पे क्या बोल सकते हैं, सेफ वैल्यू इज 1। क्यों? आईसी से थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो रिस्क है, लेकिन आईसी से अगर जो आईसी पे होगा तो वहां पे हमारी क्विकसैंड कंडीशन नहीं होगी, लेकिन हमारा जो सॉइल पार्टिकल है वो सस्पेंडेड फॉर्म में होगा उस केस में, लेकिन वो क्या है, क्विकसैंड कंडीशन नहीं होगा, तो सेफ वैल्यू क्या होगी हमारी 1 होगी। समझ में आया? और इसी तरह से जब आप फाइन सैंड के लिए भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस केस में जो जी रहता है वो अराउंड कितना रहता है, 2.65 रहता है, और हमारा जो वॉइड रेशियो है वो कितना रहता है, 0.66 रहता है कॉमनली, है ना। जब आप इसको आई के वैल्यू में डालोगे, यानी जी -1 1 प्लस ई डालोगे, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आती है, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको डाल के देख लेना, तब भी 1 आएगी, 2.65 -1 1.66, तो ये ऑलरेडी कितनी आ जाएगी हमारी वैल्यू, 1 ही आ जाएगी, ठीक है। आप इसको इस तरह से मान सकते हो, यहाँ पे 1 हो गया, ये तो 1 नीचे भी 1.66 हो गया, ऊपर भी 1.65 हो गया, तो अराउंड वैल्यू कितनी आती है, 0.99 समथिंग, यानी 1 ही आएगी हमारे पास वैल्यू। तो हमारे पास क्या हो गया कि सेफ वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास, 1 होगी। ये किसके लिए है, फॉर अ फाइन सैंड के लिए। समझ में आया सारे केस कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कब हमारे को किस तरह से बतानी है। ये वाली इंटरप्रिटेशन हमको पता लगी, आईसी इज इक्वल टू दिस एंड क्विकसैंड कंडीशन कब होगी, इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा 0 होगा। आई के बारे में पता लगे कि जो हमारा करंटली सीपेज हो रहा है, जो हमारा पानी सॉइल के सॉलिड्स के ऊपर हमारा क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा आई, यानी एक्चुअल कंडीशन कौन सी है। और आईसी क्या है, जब हमारे जो ये सॉइल के सॉलिड्स है ये सस्पेंशन फॉर्म में। समझ में आया आई और आईसी के बारे में, ठीक है। अब पढ़ते आगे क्या लिखा है यहाँ पे क्विकसैंड कंडीशन से रिलेटेड, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन से है कि क्विकसैंड कंडीशन इज कंडीशन टाइप है, सैंड है टिपिकली, ठीक है। और किसके लिए नहीं होता, फाइन सैंड के लिए होता है, सिल्ट के लिए हो सकता है, और हमारा नॉट इन अ ग्रेवल और अ क्ले और अ कोहेजन, यहाँ पे लिखा है ना कोहेजनलेस सॉइल, तो कोहेजनलेस सॉइल भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि S इज इक्वल्स टू C प्लस सिग्मा N tan phi। चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे हम इसको अच्छे से, लेकिन आपको इक्वेशन अभी तक तो याद ही होगी, ठीक है। कोहेजन है, इस वजह से क्ले में नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों केस आपको समझ में आ गए जो भी मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या है, हमारे पास एक और केस आता है, कौन सा केस है हमारा, दैट इज द आर्टिशियन प्रेशर वाला केस। क्या मतलब जब हम बात करें क्विकसैंड कंडीशन की, तो ये जनरली जो है सैंड में ही होता है, ठीक है। और ऐसी सैंड में अगर वहां पे क्या है कि जो हमारी सैंड है वो बीनीथ है, ठीक है, उसके ऊपर कोई ऐसी इम्पर्मिएबल लेयर है, यानी ऐसी लेयर मतलब क्ले है, ऐसी लेयर क्या है, ये चीज आप एनवायरमेंट में अच्छे से पढ़ोगे। आर्टिशियन प्रेशर बेसिकली क्या है, तो क्या होता है कि ऊपर जो है ऊपरली साइड हमारा क्या होता है, एक क्ले यानी एक ऐसी इम्पर्मिएबल लेयर्स होती है जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास क्ले है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास सैंड है। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। तो आर्टिशियन प्रेशर क्या होता है जनरल वाइज में, आर्टिशियन प्रेशर, ठीक है, आर्टिशियन प्रेशर, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टिशियन प्रेशर की। pressure exerted by the water, exerted by water, confined between two impermeable layer, and it pushes the water upward when trapped, ठीक है। आर्टिशियन प्रेशर क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूं। दूसरी क्या डेफिनेशन है हमारी, दैट इज द यहां पे हम बोलेंगे कि क्विकसैंड
कंडीशन के लिए क्या है हमारे पास ये केस कि जो हमारा क्विक सैंड कंडीशन होता है ना वो जनरली किस में होता है, वो जनरली तो होता है हमारा किसमें, सैंड में, जनरली किसमें होता है, सैंड में। लेकिन क्या है कि अंडर द आर्टिशियन प्रेशर, अंडर द आर्टिशियन प्रेशर we have to find the maximum depth, we have to find the maximum depth of excavation, maximum depth of excavation in order to avoid it, in order to avoid it, avoid the quicksand condition लिख दो, है ना, अवॉइड द क्विक सैंड कंडीशन। जनरली क्या होता है हमारा जो क्विक सैंड कंडीशन है वो सैंड में ही होता है, लेकिन अगर वो सैंड जो है वो आर्टिशियन प्रेशर में है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है उसका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। क्यों, ताकि हम अवॉइड कर सके क्विक सैंड कंडीशन को। और आर्टिशियन प्रेशर क्या हो गया, ऐसा प्रेशर यानी एक्स्ट्रा प्रेशर exerted by the water confined between the two impermeable layer and it pushes the water upward when it is trapped। ठीक है, मतलब ऐसा है कि देखो सैंड जो है वो दो impermeable लेयर के बीच में, जैसे कि जो सैंड का निचला भाग है ना यहां पे है हार्ड स्ट्रेटा, इट इज द हार्ड स्ट्रेटा, जिसकी वजह से क्या है पानी जो है हमारा सीप आउट करके नीचे से नहीं जा सकता है। ये जो हमारा पानी है, देखो पानी क्यों है, हमारा सैंड है कनेक्टेड टू सम वाटर रिसोर्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या हुई, बारिश होगी या फिर कोई रिजर्वायर का पानी जो है इसमें आके भर गया, जिसकी वजह से क्या है अभी जो पानी है वो है, ठीक है, अभी जो पानी है वो पहले से ही है प्रेजेंट, लेकिन एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, यानी एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे आ गया ना, एक्स्ट्रा पानी। उससे होगा क्या, यहां पे जो पहले ऑलरेडी प्रेशर था पानी का, अब प्रेशर जो है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। ये जो हमारा प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ चुका है, अभी था हमारे पास पहले भी, लेकिन प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों, क्योंकि यहां का पानी जो है वो बाहर नहीं सीप आउट कर सकता, वो यहां से सीप आउट नहीं कर सकता, यानी यहां से बाहर निकलने के इसके चांसेस कम है। यहां से बाहर निकलेगा, लेकिन आपको पता है कि यहां से जो हमारी क्ले की परमेबिलिटी रहती है वो अराउंड 10⁻6 यानी 10 मिलियंस टाइम जो है वो लेस रहती है। यहां से पानी निकलेगा तो निकलेगा, लेकिन पानी जो है वो बहुत ही कम सीप आउट करेगा। और अगर आप थोड़ा सा भी इसे जगह दे दो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने क्या बना दिया, एक ऐसी वेल बना दी जो इसके आर्टिशियन प्रेशर को रिलीज करते, इसके आर्टिशियन प्रेशर को रिलीज करते, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इट इज नोन एज आर्टिशियन वेल, है ना। क्यों, आर्टिशियन प्रेशर हो गया ना यहाँ पे बिल्टअप, यानी एक्स्ट्रा ऐसा प्रेशर जो है बिल्टअप हो गया जिसकी वजह से पानी जो है वो सीप आउट करना चाहता है, लेकिन ऊपर इंपरमिएबल लेयर है तो ऊपर से नहीं जा सकता, है ना, मतलब के की परमिबिलिटी बहुत ज्यादा कम रहती है एज कंपेयर टू द सैंड, और नीचे नहीं जा सकता क्योंकि नीचे तो हार्ड स्टेट है। तो पानी को अगर जो मैं थोड़ी सी भी जगह दे दूं तो पानी यहां से क्या कर जाएगा, हमारा सीप आउट कर जाएगा, इस तरह से हमारा बाहर निकल, सॉरी सीप आउट नहीं, बाहर निकल जाएगा इस तरह से। जैसे कि आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जैसे आप कोई भी मूवीज देखोगे आपने देखा कि थोड़ा सा खोदने के बाद आपको जो तेल है वो बहुत मतलब ऊपर की तरफ को निकलता हुआ देखा जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, वो आर्टिशियन प्रेशर के कारण ही होता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर जो है सैंड में वो बढ़ चुका है, अंदर जो है वो प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है पानी बाहर निकला जाता है। ठीक है, अब समझ में आया आपको। अब हमारे इस केस में क्या होता है कि पानी, आप देखो आप एक जनरल सी डेप्थ में क्या करोगे, एक्सकवेट करोगे। ठीक है, आपने एक्सकवेट किया, मान लो आपने यहां तक एक्सकवेट किया। अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज द सबमर्ज्ड वेट माइनस द हमारा क्या होता है, सीपेज प्रेशर, माइनस द हमारा क्या होता है, सीपेज प्रेशर, माइनस द क्या होता है हमारा, सीपेज प्रेशर होता है। अब मान लो आपने एक्सकवेट किया, आपने ये वाला पार्ट जो है हटा दिया, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट आपने क्या कर दिया, हटा दिया, लेकिन अभी भी जो हमारा सबमर्ज्ड वेट है, ये वाला सबमर्ज्ड वेट है, ये अभी भी ज्यादा है सीपेज प्रेशर की वजह से। यहां से प्रेशर लग रहा है ना ऊपर की तरफ को, यहां से प्रेशर लग रहा है। अब मान लो कि सीपेज प्रेशर जो है अभी भी कम है देन द सबमर्ज्ड वेट, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो नहीं होगा। सबमर्ज्ड वेट अभी भी ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सकवेट करते जाओगे और धीरे धीरे इसे सॉइल मास बाहर निकालते जाओगे, आपको क्या दिख रहा है कि इसका जो सबमर्ज्ड वेट है वो तो कम हो रहा है, लेकिन सीपेज प्रेशर क्या है, वो बढ़ रहा है, सीपेज प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहां पे दलदल जैसी सिचुएशन आ जाएगी और आप ज्यादा एक्सकवेट नहीं कर पाओगे। यानी कोई भी आप इंजीनियरिंग जो हमारी रहती है वो सब आप नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से कारण क्या होगा, क्विक सैंड कंडीशन हो जाएगी। तो इस सिनेरियो में या फिर इस केस में आपको क्विक सैंड कंडीशन जो है उसको अवॉइड करने के लिए आपको मैक्सिमम डेप्थ जो है वो पता होनी चाहिए। अब मैक्सिमम डेप्थ कैसे पता चलेगी, उसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला, या तो आप क्या करो दो तरीके इसके। सबसे पहले क्या, या तो आप टोटल स्ट्रेस अप्रोच यूज करो, टोटल स्ट्रेस अप्रोच यूज करो, या फिर क्या करो आप इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच यूज करो। इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच जो है आप यूज करो। आपको जनरली क्या निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या पड़ेगा, वो आपको बोलेगा कि भाई बताओ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन बताओ मुझे, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन बताओ, या फिर बोलेगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू समथिंग समथिंग है, अब मुझे बताओ कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ये है, अब मुझे बताओ क्या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन बताओ, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन बताओ। तो ये दो सिनेरियो या फिर दो केस बनते हैं हमारे इन क्वेश्चंस में, जो जहां पे जो सैंड है अंडर द आर्टिशियन प्रेशर जो है वहां पे प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो उनको निकालने के दो तरीके होते हैं, जिस तरह से मैंने यहां पे बताया। ठीक है, इन सबको मैं मिटाता हूं फिर आपको बताता हूं। तो इस तरह से क्या कर दिया आपने, एक्सकवेट कर दिया। ठीक है, मान लो कि अभी आपने इतना एक्सकवेट किया है और अभी जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है, अभी जो हमारी वो है यहां से लेकर यहां तक वो कितनी है, दैट इज द एक्स, यहां से लेकर यहां तक अभी क्या है, एक्स है।
तो अभी के केस में जो हमारा सबमर्ज्ड वेट है, अभी के केस में जो हमारा सबमर्ज्ड वेट है वो क्या है, वो सबमर्ज्ड वेट जो है दैट इज द, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द सीपेज प्रेशर। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा, आपको ये पता है कि क्विकसैंड कंडीशन जो है वो यहाँ पे बिल्टअप होती जाएगी, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं नीचे जाता रहूंगा वैसे ही बिल्ट होती रहेगी। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम डेप्थ, कि ऐसी कौन सी डेप्थ है जहां पे क्विकसैंड कंडीशन जो है वो जो क्विकसैंड कंडीशन है उसको हम अवॉइड कर सके। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया? मान लो कि इस इनपर्मेबल लेयर की जो हमारी डेप्थ है वो h है। क्लियर हो गया? और इसका जो हमारा प्रेशर हेड है वो कितना दे दिया है, इस सैंड का जो प्रेशर हेड फाइंड आउट करूंगा तो बताओ कहां तक रेस करेगा, ये यहीं तक रेस करेगा ना जहां तक इसके पानी है। तो उल्टा ट्रायंगल जो भी उस पार्ट का देखे उस पार्ट का उल्टा ट्रायंगल, तो यहीं तक हमारा पानी क्या है, रेस करेगा, यहां से लेकर यहां तक हमारा पानी रेस करेगा। ठीक है, और मान लो इसको कि मैंने इसको HW से बोल दिया। ठीक है, इसको मैंने HW बोल दिया, जो इसका प्रेशर हेड है वो क्या है, HW है। समझ में आया आपको? यहां पे मैंने इस तरह से बता दिया आपको। अब दो इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, दो तरह के हम निकाल सकते हैं। किस तरह से? पहला तो है हमारा क्या, टोटल स्ट्रेस अप्रोच। टोटल स्ट्रेस अप्रोच में क्या हो गया हमारे पास, टोटल स्ट्रेस अप्रोच। टोटल स्ट्रेस अप्रोच में क्या हो गया कि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो कौन सी है, हम ऐसी कंडीशन है जो हमारी क्विकसैंड कंडीशन है ना, क्विकसैंड कंडीशन के केस में जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस रहता है वो क्या रहता है, 0 रहता है। अच्छा, क्विकसैंड कंडीशन भी क्यों हुई, हम उस लेवल तक जाना चाहते हैं जहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस जो है हमारा अराउंड 0 हो जाए, और वो हमारी मैक्सिमम डेप्थ होगी, क्योंकि वहां पे क्विकसैंड कंडीशन जो है वहां पे मतलब उसके बाद अगर आप करोगे तो वहां पे क्रिटिकल हो जाएगी, लेकिन उससे पहले करोगे तब तक नहीं होगी, है ना। तो उस केस तक हम इफेक्टिव स्ट्रेस क्या बोल सकते हैं, जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस होता ही क्या है बेसिकली, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू जो भी टोटल स्ट्रेस है माइनस द पोर वाटर प्रेशर, है ना। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस किसके बराबर हो गया, 0 के। तो आई कैन राइट की टोटल स्ट्रेस जो है दैट इज इक्वल टू द पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा इस केस में, बताओ टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू द गामा सैचुरेशन, है ना, गामा सैचुरेशन है ना, मल्टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज द प्रेशर हेड इंटू द गामा w। और प्रेशर हेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, प्रेशर हेड इज इक्वल्स टू HW, है ना, ये चीज है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, x गामा सैचुरेटेड के इज इक्वल्स टू प्रेशर की वैल्यू क्या थी, HW इंटू गामा W। क्लियर हो गया? और x की वैल्यू आप क्या किस तरह से निकाल सकते हो, दैट इज HW इंटू गामा W डिवाइडेड बाय द गामा सेट। इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां पे डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन क्या हो जाएगी, डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन किस तरह से निकाल सकते हो, दैट इज h माइनस x से आप डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन निकाल सकते हो। समझ में आया? तो कभी भी क्वेश्चन यहां पे मत छोड़ना, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं एक्स की वैल्यू निकाल लेते, उसके बाद सोचते क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं, हमारे को निकालना क्या है ये ध्यान में रखना है, डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन निकालनी है, यानी h माइनस एक्स। क्लियर हो गया? h माइनस एक्स निकालोगे तभी आपको मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं आधा क्वेश्चन छोड़ के आ जाना है। ठीक है, डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन क्या, ऐसे ही गेट भी खेलता है इसमें, कई बार क्या करता है एक्स की वैल्यू पुट कर देता है वो, हमें तो फाइंड आउट क्या करना है, h माइनस एक्स फाइंड आउट करना है ना। सिमिलरली ऐसा ही एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच। इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच, उसमें क्या होता है इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच में, इफेक्टिव स्ट्रेस किसके बराबर होता है, सबमर्ज्ड वेट माइनस द सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर बताओ यहां पे सबमर्ज्ड वेट क्या रहेगा और सीपेज प्रेशर क्या रहेगा, देख के बताओ यहां पे क्या रहेगा हमारा सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर क्या रहेगा, सीपेज प्रेशर क्या होता है, सीपेज हेड इनटू दी गामा W। सीपेज हेड क्या होता है, दो उल्टे ट्रायंगल का डिफरेंस होता है सीपेज हेड। तो यहाँ पे दो उल्टे ट्रायंगल कौन कौन से हैं, एक तो हमारा ये वाला है ना, ये वाला कितना है हमारे पास, दैट इज HW के बराबर है। HW माइनस द x विल बी द, क्या होगा हमारे पास, HW माइनस द x विल बी द हेड जो हमारे पास सीपेज हेड है मल्टीप्लाई बाय गामा W। क्लियर हो गया? माइनस सबमर्ज्ड वेट क्या होगा, तो इसका सबमर्ज्ड वेट लेना है, तो x इंटू गामा सबमर्ज्ड, आई कैन राइट x इंटू गामा सबमर्ज्ड। और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आई कैन राइट कि सबमर्ज्ड वेट कैन बी रिटन एज x इंटू गामा सबमर्ज्ड। इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इन दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। अब आप पूछोगे सर ये तो x इंटू गामा सबमर्ज्ड है, ये ऐसा है और ये अलग है, नहीं ऐसा नहीं, इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको सेम मिल जाएगा, x इंटू गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू HW इंटू गामा W माइनस x इंटू गामा W। अब इसको यहां पे ले आओ, x कॉमन ले लो, आंसर क्या आ जाएगा, x गामा सैचुरेटेड इज इक्वल्स टू HW इंटू गामा W, यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, x इंटू HW अपॉन द गामा W डिवाइडेड बाय द x सैचुरेटेड। समझ में आया x किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब तुम्हें x पे नहीं रुकना है, हमेशा याद रखो ये दूसरा स्टेप है। अब आपको डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, h माइनस एक्स फाइंड आउट करूंगा, तब मुझे डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन कंप्लीटली पता लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी भी आधा नहीं सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं आधा ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, कई बार ऐसा पूछता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है आपके पास वो कोई वैल्यू दे रखी है, मान लो कि 1.5 आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैल्यू दे रखी है। मैंने आपको क्या बताया था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, जो भी आपका सबमर्ज्ड वेट है डिवाइडेड बाय द सीपेज प्रेशर है, सीपेज प्रेशर है, वही क्या है
हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये चीज मैंने आपको बताई थी। या फिर आप क्या बोल सकते हो, आईसी अपॉन आईसी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसका आईसी निकाल लो, आई निकाल लो, तो वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबमर्ज्ड वेट क्या हो गया, मैंने आपको बताया सबमर्ज्ड वेट क्या है, एक्स इंटू गामा सबमर्ज्ड हो गया। सीपेज प्रेशर क्या है, दो उल्टे ट्रायंगल का डिफरेंस, तो एच डब्ल्यू माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय द गामा डब्ल्यू विल बी द सीपेज प्रेशर। अब इसको सॉल्व करोगे 1.5 आप एक्स के लिए इसे सॉल्व कर सकते हो और एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो। क्लियर हो गया किस तरह से आएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला भी क्वेश्चन आएगा तब भी आप इजीली निकाल लोगे, और कोई और क्वेश्चन आएगा तो तब भी आप इजीली निकाल लोगे। समझ में आपको ये दोनों क्वेश्चन जो भी मैंने बताया यहाँ पे, ये दोनों तरीके आपको पता लग गए कि टोटल स्ट्रेस से निकालना है किस तरह से निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस से निकालना है किस तरह से निकालना है। दोनों से आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप टोटल स्ट्रेस से निकालो, इफेक्टिव स्ट्रेस से निकालो। इंपॉर्टेंट क्या है, सबमर्ज्ड वेट माइनस द सीपेज प्रेशर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, सबमर्ज्ड वेट डिवाइडेड बाय द सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप सीपेज हेड से निकालो, सीपेज हेड मल्टीप्लाई बाय द गामा डब्ल्यू, या फिर क्या फाइंड आउट करो आप आई इंटू दी जेड। जेड क्या है यहाँ पे, एक्स है, यानी डेप्थ क्या है यहाँ पे, एक्स है, एक्स इंटू दी गामा डब्ल्यू। क्लियर हो गया। आई क्या हो गया हमारे पास, जो भी हमारा हेड डिफरेंस है, यानी एच डब्ल्यू माइनस दी एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज द एक्स। क्लियर हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से सीपेज हेड फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी तरीके से फाइंड आउट करो, सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जो भी आपको इजी लगता है उससे आप सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये एक तरह का एग्जांपल हो गया कि क्विकसैंड कंडीशन ऐसी आर्टिशियन प्रेशर में भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम जब एक्सकवेट करते हैं तो जब हमारा पानी प्रेजेंट होता है ना, तब भी हमारा क्विकसैंड कंडीशन जो है वहां पे बनने लग जाता है। जैसे कि एग्जांपल नंबर जैसे 2 क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, एक तरह की सॉइल है और हमारा जो वाटर टेबल है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्सकवेट करना है। एक्सकवेट करना है तो यहाँ से हमारे को यहाँ से जो भी हमारी मिट्टी है उसको निकालना पड़ेगा। तो आपने एक्सकवेट किया मान लो यहाँ तक, ठीक है। अभी भी कोई क्विकसैंड की कंडीशन जो है वो अभी नहीं बनी है, ठीक है। अब क्या किया तुमने, थोड़ा सा और कर दिया एक्सकवेट, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा और एक्सकवेट कर दिया, इतना आपने एक्सकवेट कर दिया यहाँ से। अभी भी क्या है हमारे पास, जो भी अभी भी हमारे पास क्या है, जो हमारा सबमर्ज्ड वेट है वो बराबर नहीं है किसके, सीपेज प्रेशर के, सीपेज प्रेशर के, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है वहां पे 0 हो गया। अभी क्या है कि सबमर्ज्ड वेट ज्यादा है, यानी ऊपर का जो वेट है वो अभी भी ज्यादा है एज कंपेयर टू सीपेज प्रेशर, ठीक है। अब मान लो कि आपने, अच्छा यहां तक तो सॉरी यहां तक तो आपने अगर से पानी क्या किया, यहां तक तो पानी है ना, यहां तक तो हमारा पानी है जनरल वाइज में। तो अगर पानी है तो आप यहां से एक्सकवेट कैसे करोगे, ये बताओ मुझे। इसको एक्सकवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने यहां तक एक्सकवेट किया है ना और आप बोलो कि मैंने थोड़ा सा और एक्सकवेट करना है, तो आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, पानी को पंप आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पानी को जैसे ही आप यहां से पंप आउट करोगे, आपने क्या किया, पानी को यहां से पंप आउट किया तो यहां से क्या होगा, एक ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा। इस तरह से पानी में ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये पानी में क्या मिलेगा आपको, ड्रॉ डाउन। क्यों, पानी जो है यहां से ऊपर जा रहा है, यानी पानी जो है यहां से पुल आउट कर रहा है, यहां से निकल जा रहा है यहां से। तो जैसे यहां से पानी निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे से पानी निकल गया हम थोड़ा सा और एक्सकवेट कर देंगे। मान लो कि आपने थोड़ा सा और एक्सकवेट कर दिया, ठीक है, आपने यहां तक एक्सकवेट कर दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, पानी को और पंप आउट करना पड़ेगा। अब पानी जो है यहां तक पहुंच चुका है, ठीक है। 3 केसेस है, एक तो यहां तक था हमारा पानी, पहले तो यहां तक था, फिर और कर दिया हमने, फिर इसको हमने और एक्सकवेट कर दिया। मान लो हमने इसको और एक्सकवेट कर दिया। अब ये ऐसी कंडीशन है कि यहां पे जो हमारा सबमर्ज्ड वेट है वो क्या है, बराबर है टू द सीपेज प्रेशर। अभी पानी क्या है, ड्रॉ डाउन हो रहा है नीचे की तरफ। तो अब क्या है कि अब इससे ज्यादा अगर आप थोड़ा सा भी क्या करोगे, एक्सकवेट करोगे, तो यहाँ पे दलदल बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, आप अपना जो है, देखो ये क्या है, यहाँ तक पानी है, ये भी सॉइल है, यहाँ तक भी सॉइल है, लेकिन इस सॉइल में यहाँ तक हमारे पास क्या है, पानी है, इसलिए हम यहाँ तक एक्सकवेट कर सकते हैं। तो पानी अगर जब हमने पंप आउट कर दिया तो हमें क्या पता है कि पानी पंप आउट करने की वजह से होगा क्या, यहाँ पे पानी नीचे की तरफ को जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ से हमारा क्विकसैंड कंडीशन जो है बनना शुरू हो जाता है। तो हमको यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन, जहां तक कि हम कर सके और हमारा क्विकसैंड कंडीशन जो बने ना। समझ में आपको क्या कंडीशन है, यहां पे भी सॉइल है लेकिन इस सॉइल में पानी यहां तक है, ठीक है, यहां तक पानी है। यानी अगर आप देखो इनमें हेड डिफरेंस बन रहा है, जब आप यहां से लेकर जब यहां से पानी पुल आउट करोगे तो अब पानी क्या है, इस सिचुएशन में यहां पे आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो भी हेड डिफरेंस आएगा उसकी वजह से क्या होगा, सीपेज प्रेशर बिल्टअप होगा। अब सीपेज प्रेशर बिल्टअप हो रहा है और ऊपर का जो सबमर्ज्ड वेट है वो कम हो रहा है, उसकी वजह से क्या है, क्विकसैंड कंडीशन बनना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स फाइंड आउट करने के भी 2 ही तरीके हैं, कौन कौन से, एक तो ओवरऑल हाइट मुझे पता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे पता है, एक्स मुझे पता है, तो बस मैं कुछ नहीं करूंगा, टोटल स्ट्रेस अप्रोच लगा दूंगा। तो टोटल स्ट्रेस अप्रोच में क्या था, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू यू। टोटल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, दैट इज द जो भी है एक्स गामा सैचुरेटेड पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू प्रेशर हेड इनटू गामा डब्ल्यू। इससे निकाल सकते हो, या तो किससे निकाल सकते हैं, या तो हम किससे निकाल सकते हैं, पोर वाटर प्रेशर इनटू गामा डब्ल्यू, या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस से, ठीक है। तो इन दोनों से आप आंसर निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड क्या है, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे पीजोमीटर लगाओगे तो पीजोमीटर कहां तक राइज करेगा, एचडब्ल्यू तक राइज करेगा, जो भी उसका उल्टा ट्रायंगल है। तो यहाँ पे एचडब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय द गामा सेट। तो इस तरह से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज एच माइनस एक्स। क्लियर हो गया, डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए भी सेम ही है कि सबमर्ज्ड वेट, जो भी इसका सबमर्ज्ड वेट होगा, दैट इज एक्स इनटू गामा समझ मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, दैट इज द सीपेज प्रेशर। दोनों उल्टे ट्रायंगल का डिफरेंस ले लो, तो मान लो एक्स, तो यहाँ पे दोनों उल्टे ट्रायंगल क्या होगा, एच डब्ल्यू माइनस एक्स हो जाएगा। एच डब्ल्यू माइनस एक्स क्यों होगा, क्योंकि पानी यहाँ तक ड्रॉ डाउन हो चुका है ना, यहाँ पे ड्रॉ डाउन इतना हो चुका है, एक्चुअल पानी जो है वो यहाँ पे है,
समझ में आया? तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, सीपेज प्रेशर इनटू द गामा डब्ल्यू। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली सेम आ जाएगा। तो ये दोनों केस जो है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कि पानी जो है, अगर जो पानी का लेवल यहां तक है और आपको एक्सकवेट करना है, लेकिन एक्सकवेट नहीं कर पा रहे हो आप। क्यों नहीं कर पा रहे हो एक्सकवेट? क्योंकि अब क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी है। क्रिटिकल सिचुएशन बनने पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो है दलदल बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या कारण होगा हमारा, हम एक्सकवेट नहीं कर पाएंगे एक्स्ट्रा। तो एक्सकवेट करने के लिए पानी पंप आउट करना पड़ेगा, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द एक्सकवेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ताकि कोई एक्साइड कंडीशन जो है वो बिल्टअप ना हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दो उल्टे ट्रायंगल की वजह से क्या हो रहा है, सीपेज हेड, सीपेज प्रेशर क्या होता है, सीपेज हेड। अगर जो सीपेज हेड हमारा इंक्रीज हो रहा है तो सीपेज प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी यहां से फोर्स लगाएगा, जैसे ये फोर्स लगाएगा यहाँ के पार्टिकल्स को भी वो साथ में ले जाएगा, सस्पेंडेड फॉर्म में ले जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे क्विकसैंड कंडीशन बन जाएगी, और हम नहीं चाहते क्विकसैंड कंडीशन बने। तो ये दो केस है, और टोटल स्ट्रेस अप्रोच या इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच, ये दो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने की बात है। ठीक है, दोनों में से पता लग गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए सब कुछ। ठीक है, आर्टिशियन प्रेशर क्या होता है, क्विकसैंड कंडीशन जनरली किसमें होता है, पर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। क्लियर हो गया सब कुछ? प्रेशर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कोई भी चीज अगर नहीं पता लग रही है ना, तो दोबारा से एक बार लेक्चर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेक्चर देख सकते हो दोबारा से। प्रेशर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, गामा सैचुरेशन, इफेक्टिव स्ट्रेस, तो वो वाले चैप्टर देख लो अगर जो नहीं पता लग रहा है। जो भी आपको मैंने पॉइंट बताया वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सबको नोट्स में लिख देना। और जब भी कोई चीज मैं बोलता हूं ना और आपको समझ में आ गई है, तो आप उसको ना अपने पेज की निचली साइड में क्या कर सकते हो, यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी में इंग्लिश में लिख दो, आप जो भी लिखना है आपको, जो आपकी टेक्सटिंग लैंग्वेज है उसमें भी लिख सकते हो, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो। या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट है तो आप बोल सकते हो कि टोटल स्ट्रेस अप्रोच में इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो 0 है। क्यों है इफेक्टिव स्ट्रेस 0? क्योंकि यही क्विकसैंड कंडीशन हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, क्विकसैंड कंडीशन को अवॉइड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्विकसैंड कंडीशन लेनी पड़ेगी। समझ में आया? तो इस तरह से एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, हमेशा याद रखो कि भाई सेकंड स्टेप भी करना है, डेप्थ ऑफ दी एक्सकवेशन भी फाइंड आउट करनी है ना, क्योंकि कई बार बच्चे एक्साइटमेंट में एक्स तक ही फॉर्मूला पुट करते हैं, उसके बाद नहीं करते वो। क्लियर हो गया है ना? वैल्यूज क्या होगी, गामा डब्ल्यू की क्या वैल्यू होगी, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, सबमर्ज्ड वेट, सीपेज प्रेशर, इस तरह से आप अपने नोट्स अच्छे से क्रिस्प करके लिख सकते हो।